देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्राइम डिबेट। कांग्रेस मध्य प्रदेश में अपनी इकलौती छिंदवाड़ा सीट को बचाने के साथ ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के सहारे कम से कम 2 से 3 और सीटें जीतने का मंसूबा पाल रही है। वैसे तो छिंदवाड़ा सीट भी बचाकर रखना अब उसके लिए आसान नहीं है, लेकिन उसको भरोसा है कि वह छिंदवाड़ा सीट बचा लेगी और साथ ही भिंड, धार और झाबुआ सीटें भी भाजपा से छीन सकती है। यही कारण है कि कांग्रेस ने अपने पुराने नेता और अब भगवाई राजनीति में रचे बसे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ ग्वालियर चंबल के इलाके से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगाज मध्य प्रदेश में कर दिया है। और इस यात्रा से कांग्रेस कई समीकरण साधने की कोशिश कर रही है, क्योंकि 6 दिन में अलग अलग वर्गों से राहुल गांधी का संवाद होगा। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनाव अभियान का भी शंखनाद कर दिया है। यात्रा के माध्यम से आदिवासी, किसान, महिला और युवाओं को साधने का प्रयास किया जा रहा है और इसके तहत अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में संवाद के कार्यक्रम भी रखे गए हैं। और इसी विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से हमारे साथ हैं नितिन दुबे जी, परमिंदर कौर उपाध्यक्ष महिला विंग आपसे हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, यश भारती जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अजय श्रीवास्तव जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप चारों मेहमानों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नितिन दुबे जी आपके पास आऊंगी। राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा के जरिए मध्य प्रदेश की जनता को साधने की कवायद। देखिए, ये जो कवायद शब्द है जी, ये बिल्कुल कोई कवायद नहीं है। आदरणीय राहुल गांधी जी या गांधी परिवार या समूची कांग्रेस जनता के लिए राजनीति करती है। जनता को मूलभूत सुविधाएं देने के लिए राजनीति की जाती है। ये जो कवायद है, ये कवायद तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चल रही है कि एन कैन प्रकरण किस तरह चुनाव जीता जाए। आप देख रहे हैं ना, देश के प्रधानमंत्री 3 बजे रात तक सो नहीं रहे हैं जी। इसका क्या मतलब है? इतने बेफिक्र होते तो इतना ही इनको भरोसा था अपने आप पर, तो फिर 3-3 बजे तक रात में दौड़ धूप क्यों कर रहे हैं? और कांग्रेस देखिए आप, क्योंकि हमें छल नहीं करना है, हमें जनता की सेवा करना है। तो आडंबर से अच्छा है साधना। तो जनता की साधना एक अलग बात है और जनता के साथ आडंबर करके चुनाव जीतना या पहले मीडिया में साउंड बनाना, सोशल मीडिया में साउंड बनाना, हमने प्रत्याशी घोषित कर दिए और मीडिया कह रहा है कि सब जीत गए, अब छिंदवाड़ा भी हम हार गए। भाई, आपको जनता पे भरोसा नहीं है क्या? वोटिंग तो होने दीजिए, परिणाम तो आने दीजिए। पूरा देश का मीडिया जो है मोदी जी की तरह बात कर रहा है, 400 पार 400 पार। इससे क्या जाहिर होता है? इससे ये जाहिर होता है कि तमाम एजेंसियों के साथ साथ देश का चौथा स्तंभ जिसे हम मीडिया कहते हैं, जिसके कंधों पर जिम्मेदारी है बिल्कुल आम जनता की आवाज उठाने की, वो मोदी जी की आवाज उठा रहा है। बिल्कुल तो यही तो गलत हो रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा कि चौथा स्तंभ जो है मोदी जी की आवाज उठा रहा। हो सकता है कि चौथा स्तंभ जो है कांग्रेस पार्टी को लगातार अलर्ट कर रहा है कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ जनता के ऊपर छोड़ दिया था, लोकसभा चुनाव के समय सब कुछ जनता के ऊपर ना छोड़े, थोड़े मैदान में निकले, जनता के बीच में जाए और जनता तक अपनी बात पहुंचाए। लोग ये जो चौथा स्तंभ जो है लगातार आपकी मदद भी तो कर रहा है, आपको जागरूक भी तो कर रहा है, आप चौथे स्तंभ पर ही लगातार सवाल उठा देते हैं। सुनिए तो बात, देखिए मैं एक बात जो साफ कहना चाहता हूं, मुझे भी इस पत्रकारिता में 24 साल का समय बीता है और कांग्रेस से तो मेरा आज वास्ता रहा है, लेकिन मैं पिछले 24 से पत्रकारिता कर रहा हूं और 24 सालों में मैंने कभी इस तरह के देश के मीडिया का झुकाव नहीं देखा है। हमने तो वो दौर देखा है कि गेट के बाहर विधायक और मंत्री खड़े रहते थे, संपादक को समय नहीं होता था उनसे मिलने का, हमने भी वो दौर देखा है। लेकिन आज जो स्थिति बन रही है, हर हर मोदी, जय जय मोदी, ऐसा लग रहा है कि भगवान राम के बाद इस पृथ्वी पर अवतार मोदी जी का हुआ है। तमाम लोग, पूरा मीडिया, सोशल मीडिया, समाज सेवी, ये क्या है? ये कौन सा प्रोपोगंडा है? आप जमीन के नीचे नहीं देखेंगे कि उसके पीछे क्या, आप भ्रष्टाचार को नहीं देखेंगे, आप महंगाई को नहीं देखेंगे। ये कहना चाह रहे हैं नितिन जी कि मीडिया जो है भ्रष्टाचार की बातें नहीं उठाता है,
आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी से अरे सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं? आप ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता अरे पार्टी से मीडिया सवाल नहीं पूछता है? नितिन जी, ये जो इल्जाम आपका है, जो आरोप आप मीडिया पे लगा रहे हैं, इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। इसलिए सहमत नहीं हूँ क्योंकि पत्रकार जो है अपनी कलम के साथ सही लिखता है। पुनः आऊंगी आपके पास, यहाँ पर मैं पुनः आऊंगी नितिन जी, पुनः आऊंगी। परमिंदर जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पे मैं राहुल गांधी जी जो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, एक और लगातार कांग्रेस कह रही है कि न्याय यात्रा भारतीय जनता पार्टी के अत्याचारों के खिलाफ है। ठीक है, होगी, लेकिन अत्याचारों के खिलाफ है तो आप जनता के बीच में जाकर ये क्यों कह रहे हैं कि हम जब आएंगे एमएसपी लागू कर देंगे? ये तो कहीं ना कहीं फिर राजनीतिक यात्रा है। निश्चित तौर पर इलेक्शन से पहले की गई यात्रा न्याय यात्रा भी है और राजनीतिक यात्रा भी है, से आप डिनाई नहीं कर सकते। तो आप देखिए, इस यात्रा के माध्यम से मैं जो बीजेपी की लिस्ट बनी हुई है उसमें देखिए कि दिल्ली में उन्होंने अपने कैंडिडेट 4 किलोमीटर टिकट काट दिए जी। तो कहीं ना कहीं इस इंडिया गठबंधन से घबराई हुई है भाजपा। और जो उनके सारे दावे थे, बीजेपी ने झारखंड की सिटिंग सीएम हेमंत सोरेन को भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में डाल दिया और वहीं से मधेपुरा की वाइफ गीता कोड़ा को टिकट दिया जाता है। परिवारवाद की बात करते हैं, बांसुरी जी को टिकट दिया जाता है और भाजपा के अंदर जो कि जैसे कि जयवर्धन सिंह और हर्षवर्धन सिंह जो हेल्थ मिनिस्टर थे, जयंत सिंह, ये सारे नामों को नीचे गणतरी जी का नाम लिया है पुलिस में। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि थोड़ा सा जिस आत्मविश्वास के साथ भाजपा ने मारा गया था 200, अब की बात 400 पार, मुझे लगता है 250 पार भी जाना मुश्किल होगा। और अगर इंडिया गठबंधन इसी मजबूती के साथ आगे बढ़ता रहा तो इनकी उन्हें फिर से नजर आ रही है। ठीक है परमिंदर जी, पुनः आऊंगी आपके पास में। यश भारती जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं जिस तरह से राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और कुछ एरिया उन्होंने सिलेक्ट किए हैं, वहां से वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और इसके साथ ही वो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। हक भी बनता है विपक्ष का लगातार सत्ता पक्ष से सवाल पूछना, लेकिन मीडिया पर सवाल उठाना लगातार हर बात पर, ये कितना उचित होगा? नहीं, मीडिया पे आरोप तब लगता है जब मीडिया पक्षपाती हो जाता है जी। जब तराजू के एक तरफ आप बैठ जाएंगे तो दूसरी तरफ से आवाज आएगी। अगर आप निष्पक्ष होंगे तो निष्पक्षता पे कभी आवाज नहीं आएगी। हमने बहुत सारे पत्रकारों को, टीवी चैनल्स को, प्रिंट मीडिया को देखा है, निष्पक्षता के साथ में देखा है। सरकार के खिलाफ में हमेशा खड़े रहने वाला मीडिया ही मुझे लगता है निष्पक्ष होता है। अगर सरकार की वाहवाही करने लगे तो फिर सब हो गया भला। जनता के साथ खड़े होने वाला मीडिया होता है, सरकार में जो कमियां है वो दिखाने वाला मीडिया होता है, सरकार की वाहवाही करने वाला मीडिया नहीं होता। और कमियां इसीलिए दिखाई जाती हैं कि जनहित में वो कमियां दूर हों और आगे बढ़ें। दूसरा सवाल आपका, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे धनाढ्य पार्टी, 29 में से 29 सीट जीतने का दावा करने वाली पार्टी, एनडीए के माध्यम से 400 पार करने वाली पार्टी, धारा 370 के माध्यम से 370 का नारा देने वाली कि 370 पार करेंगे, वो 29 में से 29 सीट मध्य प्रदेश में घोषित नहीं कर पा रही। 5 सीटों पे ऐसा क्या हो गया जो घोषित नहीं कर पा रही? और जहां ग्वालियर में घोषित करी वहां क्यों समर्थकों में गोलीबारी हो गई और गोली मार दी गई एक समर्थक को? ये ऐसा क्यों हो रहा है? अनुशासित पार्टी होने का दावा करने वाली का अनुशासन कहां गया? तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो केवल दिखाई जा रही हैं, धरातल पे है नहीं। अंदरूनी कला है। ताई और भाई के कारण इंदौर में दिक्कत है, और जगह और दिक्कतें हैं। सतना से विधानसभा का टिकट हार चुके गणेश सिंह जी को टिकट दिया, मंडला से फगन सिंह कुलस्ते जी विधानसभा का टिकट हार जाते हैं, उनको टिकट दिया। तो हारे हुओं के अलावा आपका कोई सहारा ही नहीं है। और बातें बड़ी बड़ी के हिसाब, हमारे पास तो बहुत सारे लोग हैं और जीतने वाले हैं। तो चेहरा इनके पास केवल एक है जिसको ये महिमा मंडित करते हैं, वो है मोदी जी का। और धरातल पे जो चुनाव में लड़ रहा है, जो जनता के बीच में जाएगा, उस चेहरे का कोई नामो निशान नहीं। ना उसके चेहरे पे ये बात करते हैं, ना अपने घोषणा पत्र पे बात करते हैं। ये बात करते हैं केवल झूठ पे। अभी तक इनका 2019 में क्या नारा था? चौकीदार। और चुनाव खत्म हुआ, चौकीदार सारे खत्म हो गए, चौकीदारी खत्म हो गई, चोरी चालू हो गई। अब बात आ गई मोदी परिवार की। तो परिवार, भैया ये सब बिना परिवार के थे क्या जो परिवार की बातें करने लगे? आखिर ऐसा क्या हुआ जो परिवार की बातें करने लगे? एक व्यक्ति के परिवार पे सवाल क्या उठा दिया? सभी लोगों ने अपना परिवार छोड़ दिया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सवाल भी किया, ऐसा लग रहा है जैसे मेले में बिछड़ गए हो परिवार।
तो भैया अपना सही परिवार संभाल लीजिए, महंगाई से दूरी कर लीजिए, रोजगार दे दीजिए, बेहतर शिक्षा दे दीजिए, सुरक्षित वातावरण दे दीजिए, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दे दीजिए, तो बहुत कुछ हो जाएगा। मध्य प्रदेश में लगभग 8 करोड़ का अंतर है, 8 लाख करोड़ का आमदनी में और खर्चे में, उसको पाट लीजिए। आज पूरा मंत्रिमंडल घूमने गया है, पिकनिक बना रहा है भगवान राम के नाम पे। अरे गरीबों को भेज दीजिए जो असहाय हैं, और सरकार की आमदनी की तरफ देखिए, जनता को नोचना बंद कर दीजिए, लूटना बंद कर दीजिए, कुछ जनता को देने का काम ठीक है यश जी, पुनः आऊंगी आपके पास में। अजय श्रीवास्तव जी आपके पास आऊंगी। राहुल गांधी जी जो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, न्याय यात्रा भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी चुनौतीपूर्ण रहने वाली है? जो संगठन व्यवस्थित होते हैं, सब होते हैं, ये टाइम जो होता है कि दफ्तर में बैठ के अपने उचित टिकट वालों को टिकट देने का होता है। ये समय जो होता है ये न्याय यात्रा और उसमें अपना समय करने का नहीं होता। इस समय जो पदाधिकारी होते हैं उनके बीच में मंत्रणा करके और योग्य उम्मीदवारों को सेलेक्ट करना होता है। तो कांग्रेस में जो है मूलतः जो सबसे बड़ी कमी आई है कि वो विचारधारा से हट गई है, और जब विचारधारा से कोई पार्टी हटती है तो उसमें एक जो थिंक टैंक होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। तो कांग्रेस में आज जो थिंक टैंक नाम की चीज है वो समाप्त हो गई है, क्योंकि वो विचारधारा से अलग हो गई है। एक समय था जब कांग्रेस की विचारधारा सर्वोपरि थी, उस समय कामराज योजना चलती थी कि सारे मंत्री जो हैं वो अपने इस्तीफे प्रधानमंत्री को सौंप दे और प्रधानमंत्री कभी भी उनसे किसी को भी मतलब उसका इस्तीफा स्वीकार कर सकता है। वो कामराज योजना थी। आज इस प्रकार का कोई भी जो थिंक टैंक है, जो विचारवान है, वो समाप्त हो गया है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ में क्या है कि उनकी 4 बहुत बड़ी बातें हैं जिनके कारण उनका जो 400 पार का दावा है मुझे उचित लगता है। नंबर पहली चीज यह है कि उनके पास में कट्टर हिंदुत्व है, उन्होंने राम मंदिर का निर्माण कराया है, इसके कारण हिंदुस्तान की जो जनता है वो 90% उनके साथ है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, दूसरी चीज मैं आपके लिए बताता हूं धर्मिष्ठा जी कि जो मतलब ग्लोबल इमेज है, ग्लोबल इमेज जो है मोदी जी की, मतलब जो पूरे दुनिया में एक नई इमेज उन्होंने अपनी क्रिएट की है, चाहे वो यूक्रेन से बच्चों को लाना हो, चाहे G20 हो, या कोई भी इस प्रकार की है, तो एक विश्व गुरु की जो इमेज उन्होंने क्रिएट की है उसके अंतर्गत है। नंबर तीसरी चीज जो है उनकी डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम। अभी तक जो स्कीमें जाती थी, राजीव गांधी कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं 85 पैसे रास्ते में खर्च हो जाता है, आप पे 15 पैसा पहुंचता है। आज 100% पैसा जो है डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के अंतर्गत, चाहे वो मकानों का निर्माण हो, शौचालय का निर्माण हो, सीधे जनता के पास में पहुंच रहा है। और चौथी चीज उनके पास में जो है, एक उनके पास में मजबूत संगठन है और दूसरा उनकी मजबूत आर्थिक स्थिति है। ये जो 4 कारण हैं, ये लोकसभा में उनको 400 पार करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है जय जी, मैं पुनः आपके पास आऊंगी और आप तीनों मेहमानों के पास भी। उसके पहले हमारे साथ शिवम शुक्ला भाजपा प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। आऊंगी परमिंदर जी आपके पास, परमिंदर जी आपके पास भी आऊंगी, आपकी भी पूरी बात मैं सुनूंगी। शिवम शुक्ला जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम जी, राहुल गांधी जी ने अपनी न्याय यात्रा के साथ चुनावी अभियान का शंखनाद कर दिया है। आपको इस यात्रा से कितनी चुनौती मिलने वाली है? देखिए, राहुल गांधी जी की जो यह यात्रा है, इसको कांग्रेस के ही अंदरूनी तबकों से चुनौती मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ अपने चुनाव अभियान पर केंद्रित है। हमारा बूथ स्तर का कार्यकर्ता और प्रधानमंत्री स्तर का व्यक्ति भी आज एकजुटता के साथ और सिनर्जी ड्रॉ करते हुए के मैदान में चुनावों की रणनीति के बाद उसमें प्रयासरत है। यह चीजों का विचार तो कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए कि जब तमाम राजनीतिक संगठन अपने प्रत्याशियों पर विचार और मंथन कर रहे हैं, राहुल गांधी एक टूरिज्म पर निकले हुए हैं। पहले उन्होंने पैरों से पूरे देश को एक प्रकार से भ्रमण किया और अभी गाड़ी से घूम रहे हैं। अब तो जुड़ाव के भी रास्ते कम कर दिए गए और स्वाभाविक तौर पर जिस चीज से आज राहुल गांधी और उनकी पार्टी जूझ रही है, उसी को लोकतंत्र में कमजोरी उनकी कहा जाता है और फिर बाद में वह टीकरा ईवीएम के ऊपर छोड़ेंगे। हमने देखा कि प्रधानमंत्री रात के 3-4 बजे तक बैठकें करते हैं, फिर सुबह अगली ही सुबह अन्य प्रदेशों की विकास योजनाओं के शिलान्यास और जो उद्घाटन के कार्यक्रम है उसमें सम्मिलित होने पहुंच जाते हैं। जबकि राहुल गांधी जी के अंदर आप ऐसा पॉलिटिकल कमिटमेंट और इस स्तर की मेहनत करने की क्षमता नहीं देखेंगे और स्वाभाविक तौर पर यही चीज है जो भाजपा और कांग्रेस के बीच एक बेसिक सा अंतर ड्रॉ करती है, जो हम देख रहे हैं। ठीक है परमिंदर जी, मेरा एक छोटा सा सवाल था, क्योंकि मुद्दा वही है, आखिर राहुल गांधी जी हैं कौन? क्या कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? अगर वो यात्रा में निकले हैं, उनकी पहली यात्रा थी, वो स्वयंसेवी संस्थाएं और समाज के लोगों के साथ में थी, वो कांग्रेस पार्टी की यात्रा थी भी नहीं।
वो आम लोगों के साथ, हाँ लीड कांग्रेस कर रही थी तो आप उसको ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की मुख्य भूमिका थी। उसी तरीके से न्याय यात्रा जो निकली है वो न्याय की, वो उसमें भी सामाजिक संगठन ज्यादा है। शिवम जी सुन लीजिए ना, अरे शिवम जी सुन लीजिए, आपसे सवाल करने का कोई मतलब नहीं है, आप केवल सुन लीजिए। लाइबिलिटी विदाउट अकाउंटेबिलिटी, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के लिए तो लाइबिलिटी विदाउट अकाउंटेबिलिटी है, जिनके पास जिम्मेदारी तो कोई नहीं है, लेकिन निर्णय पूरे वो और उनकी टीम लेंगे, उनके कुत्ते बिल्ली लेंगे, उनके ऑफिस के नौकर चाकर और जो राहुल गांधी के आसपास सिक्योरिटी गार्ड है वो निर्णय लेंगे। अच्छा, चर्चा को होने देंगे या नहीं होने देंगे शिवम जी? बीच में बोलेंगे तो फिर आपको भी नहीं बोलने दिया जाएगा। बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, एक मिनट मेरी बात सुन। अरे शिवम जी, दर्शकों का समय मत खराब कीजिए भाई, जनता का सरकार के माध्यम से तो समय खराब ही कर रहे हो। वहां पर इसी प्रकार की स्थिति निर्मित होगी। देखिए धर्मेश जी, मैंने कहा ना कि राहुल गांधी जी कौन है, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, टिकट का निर्णय लेना। अरे शिवम भाई सुन लीजिए ना, क्या दिक्कत हो गई भाई? आप पहले कांग्रेस में ही थे, आप पहले कांग्रेस में थे, आज भाजपा में हो गए तो भाजपा जैसी आदतें सीख गए। थोड़ा अनुशासन सीखिए ना वहां जाकर के, थोड़ा अनुशासन सीखिए ना वहां जाकर के, अपनी बारी पे बात कीजिएगा, अपनी बारी पे बात कर लीजिएगा, समय मत खराब कीजिए दर्शकों का। राहुल गांधी जी अपना जो उनकी पीड़ा है धर्मेश जी, या तो इनको शांत कर दीजिए या इनको म्यूट कर दीजिए, तो चर्चा हो पाएगी। ठीक है शिवम जी, बात ढंग से आ नहीं पाएगी, इन्होंने अपनी बात खत्म कर दी थी, अब सुन लीजिए। ठीक है शिवम जी, अगर यही अनुशासन भारतीय जनता पार्टी का दिखाना चाहते हो तो बात अलग है। ठीक है शिवम जी, दूसरी मेरी ये बात थी, कांग्रेस पार्टी ये रैली कर रही है, जनता के बीच में जा रही है, भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े इवेंट कर ले तो कोई सवाल नहीं है, उन सवालों का जवाब कौन देगा? सरकारी खर्च पे जो इवेंट्स होते हैं उन पे कौन करेगा? राहुल गांधी जी कुछ भी कर रहे हैं, जनता आ रही है या नहीं आ रही, भारतीय जनता पार्टी को क्या दिक्कत है? भारतीय जनता पार्टी तो अपनी नीति बताए, सरकारी योजनाओं का लाभ बताए, 3000 रुपए कन्याओं को कम मिलने वाले हैं, महिलाओं को बहनों को कम मिलने वाले हैं, जो शिवराज जी कह के गए थे, उस बात की घोषणा करें ना। आज चुनाव जिता दिया और उसके बाद भी अभी तक 3000 रुपए नहीं दे पा रहे हैं। जो कांग्रेस उसकी नेताजी लेकर के उत्तर प्रदेश जीतना चाहते हैं ये लोग, उत्तर प्रदेश की जनता का तो क्या बात है धर्मेश जी, इनको बोलने का कहीं मौका नहीं मिलता क्या? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में टेप लगा के बंद कर देते हैं। ठीक है शिवम शुक्ला जी, पुनः आऊंगी आप दोनों के पास में। जी नितिन जी, तरह चर्चा हो रही है कि देश के प्रधानमंत्री 3 बजे तक रात तक जागते हैं जी, तो मैं आपसे कहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री को 3 बजे तक जागने के लिए राहुल गांधी जी की यात्रा ने ही मजबूर किया है। ये जो इनकी पूरी रात मैराथन चलती रहती है, जब आरएसएस के प्रचारक आप सुनेंगे कि नहीं? ये क्या है, ये क्या है? मैं नहीं बोलना चाहता, आप बोलिए। बैठा लीजिए ना, ये बेहतर बोलते रहेंगे, आप सुन लीजिए, पर्सनल इंटरव्यू कर लीजिए इनका, ऐसे गजगज नहीं करना है। पर्सनल इंटरव्यू कर लीजिए शिवम का, सुनना नहीं सीख सकते हैं। राहुल गांधी ने ऐसा कौन सा राजनीतिक सामर्थ्य आज तक दिखाया है जिसके कारण फालतू की बात कर रहे हो यार, तुम शिवम जी, मैं पुनः आऊंगी आपके पास, आपकी भी पूरी बात सुनूंगी। शिवम जी आपसे भी पूरी बात सुनूंगी, नितिन जी को पहले अपनी बात करने दीजिए। नितिन जी देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जो 3-3 बजे रात तक जाग रहे हैं, ये कौन सी बेचैनी है जो आपको 3 बजे रात तक सोने नहीं दे रही है? एक बात, ये भूख है देश की जनता की सेवा करने के लिए, वो अरे यार ये क्या कोई नशा करके आए हैं क्या? क्या है नाटक के शासन काल में कुछ परिवारों धर्मेश जी ये नहीं बैठना, ये कोई बात ही समझ में नहीं आएगी तो क्या मतलब है? धर्मेश जी अकेले इनको बैठा लीजिए, शिवम जी लोग किसी की बात नहीं आने दे रहे हैं, अकेले इनको बैठा लीजिए, आप हो रहा है क्या? अकेले इनको बैठा लीजिए, जनता को इन्हीं की बात सुनने दीजिए। बनाने नहीं जाते। मन की बात टीवी पे दिखाई देगी, मोदी जी से सीख लो कुछ। शिवम जी विनम्र निवेदन है, एक बार नितिन जी की बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद आपको जवाब देने का मैं पूरा अवसर दूंगी। नितिन जी, हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आदरणीय राहुल गांधी जी की यात्रा और जो इन्होंने कर्म किए हैं 10 साल में, ये कर्म की बेचैनी सोने नहीं दे रही है। दूसरी बात, इनका अहंकार देखिए शर्मिष्ठा जी, हमने शिवम जी मैं पुनः आऊंगी आपके पास, आपकी पूरी बात सुनूंगी। शिवम जी विनम्र निवेदन है आपसे, शिवम जी विनम्र निवेदन है आपसे, एक बार उनकी बात पूरी होने दीजिए। अरे क्या भांग पी के आए हो भैया? शिवम जी उनकी बात पूरी होने दीजिए, मैं पुनः आपके पास आऊंगी, आपको पूरा अवसर मिलेगा आपकी बात करने का। जी नितिन जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो बेचैनी है, ये जो व्यक्ति सो क्यों नहीं पाता, उसको इलाज की जरूरत होती है, अपराध बोझ से ग्रसित होता है, या कोई समस्या उसे सता रही होती है? अरे बारे में निजी
इनको चुप करो, नहीं तो मैं बंद कर दूंगा। ये क्या आदमी को बिठाया आपने? उनकी पार्टी को इस चीज से बाज आना चाहिए। ये समझ में नहीं आ रही इनको बात, डिबेट में बैठे हैं कि बाजार में बैठे हैं ये। अरे भाई शिवम भाई, थोड़ा शांति रखो ना यार। तुम क्या पहली बार बैठे हो डिबेट में, या तुम्हें बिल्कुल नॉलेज नहीं है? किसी की बात सुनना चाहिए ना, अच्छा बोलने के लिए सुनना जरूरी है ना। अरे प्रधान, थोड़ा शांति रखो, सुनो फिर बोलो। आप कुछ भी कहेंगे उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। मुझे ये धर्मिष्ठा जी, ये समझ में नहीं आ रहा ये सिस्टम। आप इनको बोलिए चुप रहे, फिर बात सुने और फिर बोले। ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि ये पूरी भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी जी की यात्रा और इनके जो बुरे कर्म है 10 साल के, उससे बेचैन है। उनको नींद नहीं आ रही है, उनको ये डर सता रहा है कि हम अपना सब कुछ हार चुके हैं, सब कुछ दांव पे लगा बैठे हैं। हमने तो भगवान को भी दांव पे लगा दिया है। ऐसा नहीं कोई ऊंच नीच हो जाए। ये वही चिंता है धर्मिष्ठा जी, ये वही चिंता है। ये चिंता और है, इस इसलिए बार प्रधानमंत्री मोदी इनकी जी बहुत सो बड़ी नहीं पा रहे। दिक्कत होना है। ठीक है नितिन जी। शिवम जी, देखिए, सबसे प्राथमिक चीज यह है कि कांग्रेस के यह जो प्रवक्ता, स्वघोषित प्रवक्ता है, इनको समझने की आवश्यकता है कि प्रधानमंत्री जी आज किस स्तर तक किस कर्तव्य परायणता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। प्रधानमंत्री कोई भगवान है क्या? ये भगवान का अवतार है क्या? तुम ऐसे डिफाइन कर रहे हो? करने के पश्चात क्या है प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री इस देश का सेवक है। आप जो है भ्रष्टाचार की पूंजी इकट्ठी कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने 10 साल में किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के घर ईडी पहुंची है, इनकम टैक्स पहुंची है, सीबीआई पहुंची है। 20 साल में मध्य प्रदेश में ईडी पहुंची है कहीं, सीबीआई पहुंची है कहीं। आप सब दूध के धुले बन गए। आपको कुछ समझ में आता नहीं है, आप टीवी देखते नहीं है, आप अखबार पढ़ते नहीं है, आप जो है कंघी करके यहाँ बैठ जाते हैं। बात को समझना नहीं, आपको कुछ पता ही नहीं है ना। आप क्या बोलेंगे? आप सुनना नहीं जानते तो फिर बोलेंगे क्या? और रही भारतीय जनता विदिशा में, देखो शिवराज जी को टिकट मिला है तो वर्तमान सांसद उनका विरोध कर रहे हैं अंदरूनी रूप से, अमित शाह से मिल रहे हैं। ठीक है। आप क्या समझ रहे हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है? नितिन जी, अरे आप ठीक है नितिन जी, शिवम जी ठीक है, पुनः आऊंगी आपके पास, चूंकि हमारे पास समय की सीमा है, पुनः आऊंगी आपके पास। चीजों से आपको बाहर आने की आवश्यकता है। श्रीवास्तव जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं जिस तरह से न्याय यात्रा को लेकर कहा जा रहा है कि ये न्याय यात्रा मात्र भारतीय जनता पार्टी की कमियों को बताने के लिए रखी गई है। हालांकि इस दौरान राहुल गांधी जी ने लगातार बहुत सारी चीजें कही, कई वर्गों को साधने की भी इस दौरान कोशिश की है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इस यात्रा का कांग्रेस पार्टी को कुछ लाभ मिलने वाला है इस यात्रा का? देखिए धर्मिष्ठा जी, हुआ यह है कि कांग्रेस जो है वो पूरे उसे हिंदुस्तान में ही चुनाव लड़ना था, पूरे देश में चुनाव लड़ना था और उन्हें पूरी सीटों पर चुनाव लड़ना था, क्योंकि कांग्रेस ने जो समझौते किए हैं इंडिया गठबंधन के अंतर्गत, ये उसे किसी भी स्तर पर नुकसानदेह ही साबित हुए हैं। चाहे वो पंजाब में उसके समझौते हों, चाहे वो दिल्ली में समझौते हों, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, क्योंकि जो माइनॉरिटी वोटर होता है वो वोटर उससे सपोर्ट करता है जो चाहे केंद्र में सरकार बनाए या राज्य में सरकार बनाए। उत्तर प्रदेश में यदि राज्य में सरकार बन रही है तो वो सपा को वोट देगा, केंद्र में यदि कांग्रेस मजबूत विपक्ष देने में सक्षम है तो वो वहाँ वोट देगा। तो जो कांग्रेस ने समझौते किए हैं वो उसके घाटे के हैं, मतलब मध्य प्रदेश हो या कोई हो, यहाँ पर जो उसके समझौते हुए हैं, उन्होंने पश्चिम बंगाल में समझौता नहीं किया। पश्चिम बंगाल में वो बेहतर स्थिति में रहेंगे तृणमूल कांग्रेस से, क्योंकि वहाँ पर सीपीएम और ये है। तो जो एक प्रभाव है, उन्होंने केरल में किसी से समझौता नहीं किया है, थोड़ा जो यूपीडीए से हुआ है उसका समझौता, और वो शायद मुस्लिम लीग से भी शायद अपना समझौता तोड़ रहे हैं। तो जो अभी वहाँ की जो चीज़ आ रही है उनकी जो निकल के कि जो 2 दलीय प्रणाली थी, कि मतलब जो जनता का जो विश्वास होता है वो विशेषतः ऐसी जगह होता है कि उसके सामने वो पार्टी जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो और वो अपनी सरकार बना सके, क्योंकि गठबंधन जो होता है उससे विश्वास हट जाता है, क्योंकि गठबंधन में छोटे छोटे दल होते हैं और वो लोभ लालच में चल के वो अपना परिवर्तन कर देते हैं, चाहे मध्य प्रदेश में हो या कहीं हो। कई ऐसे उदाहरण हैं कि वहाँ पर इस प्रकार की चीज होता है, चाहे नॉर्थ ईस्ट के उदाहरण ले लें। तो जो कांग्रेस ने अपना आकार छोटा किया है ये उसके लिए नुकसानदेह है। ठीक है अजय जी,
परमिंदर जी, आप कुछ कह रही थी? जिससे कि मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जिंदा रखने के लिए जरूरी है कि इस चीजें निष्पक्ष रहे, ये प्रवक्ता और विश्लेषक में फर्क होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि हमारे पास समय की सीमा है तो अभी चर्चा को हमें यही विराम देना होगा। परमिंदर जी, शिवम जी, नितिन जी, यश भारती जी और अजय श्रीवास्तव जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगाज मध्य प्रदेश में कर दिया है और इस यात्रा से कांग्रेस कई समीकरण साधने की कोशिश कर रही है, क्योंकि 6 दिन में अलग अलग वर्गों से राहुल गांधी लगातार संवाद करेंगे। हालांकि कहा जा रहा है कि ये यात्रा राजनीतिक नहीं, लेकिन बयानबाजियां कुछ और ही इशारा कर रही। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस यात्रा का कितना जादू चलता है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही, बने रहिए देश न्यूज के साथ।